नमस्कार दोस्तों पश्चिम बंगाल की सियासत में तब भूचाल आ गया जब ईवीएम स्ट्रांग रूम्स को लेकर के बड़ा विवाद खड़ा हो गया। तृणमूल कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि देर रात ईवीएम स्ट्रांग रूम्स में अनजान लोगों की आवाजाही देखने को मिली है और संदिग्ध लोगों की मौजूदगी देखने को मिली है। स्ट्रांग रूम्स खोले गए हैं, ये बड़े आरोप तृणमूल कांग्रेस ने लगाए हैं। हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि आधी रात को ममता बनर्जी को भी वहां पर पहुंचना पड़ गया और वो करीब 4 घंटे तक वहां पर रही। बाहर निकलते ही उन्होंने साफ संदेश दे दिया कि ईवीएम के साथ किसी भी तरह का अगर कोई छेड़खानी हुई तो फिर टीएमसी के लोग जान की बाजी लगाने से पीछे नहीं हटेंगे। ये बहुत बड़ी खबर हम इस वक्त आपके साथ साझा कर रहे हैं और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्या होने जा रहा है, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार सर है। और अगर आप लोग सच्ची खबरें देखना चाहते हैं, सटीक खबरें देखना चाहते हैं, सही एनालिसिस देखना चाहते हैं तो इनका अपना चैनल प्रेम इंडिया 2026 करके है, इनका अपना यूट्यूब चैनल है, वहां पर जाकर के भी देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज का जो सबसे बड़ा सवाल है वो सर ये है कि अगर भाजपा जीत रही है तो फिर चुनाव आयोग को रात में ओवर टाइम करके बैलेट पेपर की छटाई क्यों करनी पड़ रही है, और अगर कर भी रहे हैं तो तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधियों को क्यों नहीं बुला रहे भाई? जी शुक्रिया प्रज्ञा जी। देखिए, इस घटना ने कई बातें स्पष्ट की हैं। एक तो ये कि ममता बनर्जी जिस किस्म की जुझारू नेता हैं, अनपैरेलल हैं। किसी दूसरे स्टेट में दूसरा नेता इस तरीके से इंडिविजुअली मौजूद रह के देर रात तक अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए पूरी सिस्टम से लड़ते हुए हमने नहीं देखा। ममता बनर्जी के अलावा किसी और नेता को इस तरह से संघर्ष करते उस स्तर पर, उतने बड़े लेवल पर नहीं देखा। जो सीएम हो, जो पदाधिकारी हो, बड़े पद पर हो, नहीं देखा। एक बात। दूसरी बात है कि चुनाव आयोग का बचाव कितना कमजोर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आरोप से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बचाव क्या है। तो चुनाव आयोग का बचाव है कि हमने शाम 4 बजे सभी दलों को सूचित कर दिया था और बैलेट पेपर सिंक्रोनाइज होने की प्रक्रिया चल रही थी। यही उनका बचाव है। अब देखिए कि जिस स्ट्रांग रूम को खोलने का नियम है कि सभी राजनीतिक दल के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम खोला जा सकता है, तो इस क्लाउज को आप हटा दिए और केवल बीजेपी के साथ मिलकर के बैलेट पेपर खोल रहे हैं और कह रहे हैं हमने सूचित कर दिया था। आपका सूचित करना काफी है क्या? इसकी तो जांच होनी चाहिए। कितने बजे सूचित किया, कब सूचित किया? और राजनीतिक दल और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टी जो अभी चुनाव बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है, वो सूचित करने के बाद वो नहीं पहुंचेगी, ये क्या बिलीव करने वाली बात है? ये अनबिलीवेबल है। चुनाव आयोग का बचाव जो है ये बताता है कि चुनाव आयोग रंगे हाथ पकड़ा गया है और ये बेईमानी है कि आप बैलेट पेपर्स को बिना बाकी दूसरी पार्टियों के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स की मौजूदगी के बिना आप सिर्फ एक पार्टी के साथ बैठ करके बैलेट पेपर को खोल रहे हैं, स्ट्रांग रूम को खोल रहे हैं। ये तो घोर उल्लंघन है। इसमें तो सीधे उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए चुनाव आयोग के खिलाफ कि ये चुनाव लूटने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी ने टकराव का वो लेवल वो लेकर नहीं गई। वो वहां रुकी, 4 घंटे तक मुआयना भी की और उसके बाद आश्वस्त होके उन्होंने एक तरह से सर्टिफिकेट दिया कि ईवीएम सुरक्षित है। ये भी चुनाव आयोग के लिए बड़ी बात है कि ममता बनर्जी ने सर्टिफिकेट दिया कि ईवीएम सुरक्षित है, लेकिन अगर लूटने का प्रयास किया जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चेतावनी भी साथ साथ उन्होंने छेप दी है और ये चेतावनी कोई आसान नहीं है, बहुत गंभीर चेतावनी है। जी। लेकिन प्रेम कुमार सर एक बात बताइए, जब चुनाव आयोग पहले से ही भाजपा के साथी के तौर पर कुख्यात हो गया है, बच्चा बोलने लग गया है, तो चुनाव आयोग को थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए था, भाजपा से दूरी बना के रखनी चाहिए थी। तो चुनाव आयोग ऐसा क्यों नहीं करता है? ये तो चुनाव आयोग के काम करने का तरीका ही बदल गया कि हम हो गए बदनाम तो बदनाम, जो करना है कर लो भाई, हमें तो उन्होंने लाया है, हम उनके लिए हैं भाई। जैसे बोलते हैं ना, राम ने बुलाया है, हम राम के हैं टाइप से। हाँ, हमें उन्होंने गद्दी पर बैठाया है, हम उनके लिए काम करेंगे। तो संस्थान की जो एक सेंसिटिव होती है, जो गरिमा होती है, उस गरिमा के प्रति निष्ठावान तो चुनाव आयोग नजर ही नहीं आता है।
अरे जी। किसी समय में हमें याद है जनता दल का चुनाव चिन्ह चक्र हुआ करता था, तो एक डिटर्जेंट पाउडर व्हील आता था उस समय, तो उसका विज्ञापन रोक दिया गया था कि इससे जनता दल के चुनाव चिन्ह यह मिलता जुलता है। एक बढ़िया इतना सी शायरी चुनाव याद आयोग आ गई सब सर चुनाव आयोग के लिए, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, बट शायरी है, हम हो गए बदनाम तेरे इश्क में इस कदर, लोग अब हमें तेरे नाम से पहचानते हैं। बिल्कुल सही सही बात कह रहे हैं। हम्म। तो चुनाव आयोग के लिए अब केचुआ शब्द प्रचलित हो गया है, कोई इज्जत से नाम नहीं लेता है। हम्म। आप पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी को हमने सुना, वो बोल रहे हैं कि मतलब इतना इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल तो एक दूसरा मतलब ले लेता है, मतलब क्रेडिबिलिटी खत्म होने का, जिसकी साख खत्म हो गई हो, ऐसा तो चुनाव आयोग कभी हुआ ही नहीं जिस पर दूसरे दलों को भरोसा नहीं है। एक तृणमूल कांग्रेस के नेता गए थे मिलने के लिए, तो आपने उसको बेइज्जत करके गेट हाँ। लॉस्ट बोला, दफा हो जाओ बोला। भाई ये कोई तरीका है राज्यसभा के सदस्यों के साथ बात करने का चुनाव आयोग का? भाई मुख्यमंत्री भी उनसे मिलने गई थी एक बार, बहुत पुरानी बात हुई, हम्म। लेकिन सारी बातों को देखें तो चुनाव आयोग ऐसा लगता ही नहीं है कि सभी दलों का है। वो लगता है जैसे बिल्कुल। किसी एक दल के लिए बना है और मेड फॉर ईच अदर हो गया है। बिल्कुल, और बीजेपी एंड इसीलिए कॉन्फिडेंस इलेक्शन देखिए कमीशन। ना प्रेम कुमार सर, अमित शाह पहले ही आंकड़ा कोट करके चले गए। नरेंद्र मोदी जब आए तो उन्होंने कहा कि अब वो शपथ ग्रहण समारोह वाले दिन ही आएंगे, उन्होंने अपनी फाइनल स्पीच भी दे दी। और अब देख करके ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें तो जैसे कि बिल्कुल सेट कर ली गई हैं। तो भाजपा का जो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है प्रेम कुमार सर, इसके पीछे आप क्या देख रहे हैं, जनता का वोट या फिर जुगाड़? देखिए कॉन्फिडेंस के पीछे तो निश्चित रूप से मुझे सिस्टम हैक करने वाली थ्योरी नजर आती है, और कोई दूसरी थ्योरी नहीं है। और क्योंकि चुनाव से पहले जनता के बीच तो थोड़ा लोग बढ़ चढ़ कर बात करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद भी ये लोग वैसे ही बात कर रहे हैं, तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। और जैसे हमने एग्जिट पोल्स को देखा, एग्जिट पोल्स को ममता बनर्जी ने एक बहुत गंभीर बात कही है, 1:08 पर एग्जिट पोल वालों को आंकड़े दे दिए गए कि क्या दिखाना है, और सीबीआई ईडी आईटी सबका सबके दायरे में है वो लोग, और उनको उन्होंने जो चाहा वो दिखाया, ये ममता बनर्जी का कहना है। तो ये कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है भाई। वो चैनल्स, वो सर्वे करने वाले लोग, भाई ये लोग खुलासा करें ना। सर्वे करने वाले सारे लोग बोले कि हमने बीजेपी के आर्थिक लाभ हमने बीते 5 साल में 10 साल में नहीं लिया है। अरे आपकी पूरी निर्भरता बीजेपी सरकार और बीजेपी के कामकाज को लेकर के है, आप क्या ईमानदारी से दिखलाएंगे एग्जिट पोल? आप बताइए ना। अब जैसे एक 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 आध तो ऐसा आया एग्जिट पोल के, सारा एग्जिट पोल दिखा दिया, एक दिन बाद आया दिखाने के लिए। भाई एग्जिट पोल ऐसे थोड़ा होता है, तो वोट खत्म हुआ और एग्जिट पोल आया, उसको एग्जिट पोल बोलते हैं। ये कोई आपका आम पोल तो है नहीं। तो उसकी भी गरिमा को खत्म कर दिया आपने, पेशे की भी गरिमा को खत्म कर दिया। तो हम देख रहे हैं पेशे की गरिमा ना चुनाव आयोग समझ रहा है, ना एग्जिट पोलर्स समझ रहे हैं, ना मीडिया संस्थान समझ रहे हैं, और सब के सब एक पार्टी और एक सरकार के लिए समर्पित हुए चले जा रहे हैं। ये ऐसे दौर में हम जा रहे हैं जहां चुनाव का ही मतलब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ऐसे दौर में हम जा रहे हैं। अच्छा प्रेम कुमार सर, जहां ज्यादा वोट प्रतिशत, जहां जहां भाजपा की सरकारें होती है, वहां तो इसका मतलब दिखाई दे रहा है कि ज्यादा वोट है तो मतलब सत्ता की वापसी हो रही है, जो हम नया पैटर्न 2020 के बाद से देखने को मिला है। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी के सरकार में ऐसा दिख रहा है कि एग्जिट पोल बिल्कुल उल्टा दिखा रहा है, क्योंकि बंगाल में 93% तक रिपोर्ट किया गया है कि इतना भयानक बम्पर छप्पर फाड़ वोटिंग हुई है, उसके बावजूद एग्जिट पोल इसका उल्टा दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए एक बात तो ये है कि पोलराइज्ड ढंग से जहां पर इलेक्शन होता है तो वहां वोट प्रतिशत थोड़ा बढ़ता भी है, और कॉम्पिटिटिव पोलराइजेशन होता है। तो ये बंगाल में दिखता है, पिछले चुनाव में भी हुआ था, वोट प्रतिशत बढ़ा था। लेकिन इसका मतलब वोट प्रतिशत बढ़ा था, मगर ममता बनर्जी का भी वोट प्रतिशत बढ़ा था, उनकी पार्टी का भी 2% बढ़ा था, घटा नहीं था। बीजेपी का भी खूब बढ़ा, वो तो थोड़ी सी सीट से 38% तक वोट आ गई थी, 2 सीट से 77 पर। लेकिन ममता बनर्जी का घटा नहीं था।
इस बार क्या है कि वोट प्रतिशत 10 से 12% बढ़ा हुआ दिख रहा है। हाँ तो जी। ये जो ज्यादा है, एक्स्ट्रा वोट परसेंटेज है, इसको एनालाइज करने की जरूरत है कि ये कहाँ गया। क्या हम्म। ममता बनर्जी के ही साथ गया कि ज्यादा बीजेपी के साथ चला गया, यही है एनालाइज करने वाली जी। बात। तो इसमें जो वोट ज्यादा बढ़े हैं उसके दो कारण हैं। एक तो आंकड़ों में देखें तो करीब 30 लाख, 33.5 लाख वोट ज्यादा है पिछले बार के मुकाबले। तो दूसरा है कि प्रतिशत को हम ज्यादा नहीं मानते, क्योंकि वोटर लिस्ट छोटा हुआ है तो परसेंटेज बढ़ता है, बढ़ सकता जी। है। लेकिन जो वोट है भाई, 33 लाख वोट का ज्यादा किसके पास गया, ये सवाल है। तो इसमें हम वो लोग, वो स्टूडेंट्स, वो कामकाजी लोग जो बाहर में काम कर रहे हैं, आईटी प्रोफेशनल से जुड़े हैं, बेंगलुरु में, चेन्नई में रहते हैं, उन लोगों ने आकर के वोट्स किए। इसके अलावा जो छोटे मोटे आमदनी वाला जो काम करते हैं, कहीं गार्ड्स हैं, कहीं काम वाले हैं, ऐसे लोग जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनकी संख्या जो बंगाल से बाहर काम करती है। तो हम्म। इसमें एक स्पष्ट है फर्क कि जो पढ़े लिखे तबके में जो जिसको जय बांग्ला समझ में जी। आता है, बांग्ला के प्रति रुझान है, जो बीजेपी के हेट पॉलिटिक्स को समझते हैं, वो तो तृणमूल के साथ है। लेकिन जो बीजेपी के नफरती पॉलिटिक्स को, या खुद ममता बनर्जी के भी जो पोलराइज्ड पॉलिटिक्स है, उसको, दोनों को समझते हुए बीजेपी की तरफ वजन देते हैं, तो वो हम्म। पढ़े लिखे लोग बीजेपी को वोट कर रहे हैं, ये भी फैक्ट जी है। जी। लेकिन इधर जो जिनकी आमदनी कम है, उसका हम्म। तो सारा वोट जो है वो ममता बनर्जी के लिए है, क्योंकि उनकी जीविका का सवाल, उनकी आई कार्ड का जी। सवाल, हम्म। वोटर आईडी बचाएं, घुसपैठिया ना हो जाएं, भाई कहीं फंस ना जाएं, जिंदगी ना मुश्किल में पड़ जाए, तो हमें तो ममता बनर्जी ही बचा सकती है। तो ये हमें बंटवारा दिखता है। मुझे 33.5 लाख में बड़ा हिस्सा तृणमूल कांग्रेस के पास ही आता दिखता है, और उसका हम्म। छोटा हिस्सा बीजेपी के पास जाता दिखता है। ये मोटे तौर पर लेकिन मेरा सर इनका एनालिसिस। कॉन्फिडेंस तो कुछ और कह रहा है। 190 पार की बात अमित शाह कर रहे हैं और शपथ ग्रहण समारोह में आने की बात नरेंद्र मोदी करके गए हैं, फाइनल स्पीच देकर गए हैं, तो ये कॉन्फिडेंस तो कुछ और कह रहा है। हाँ, इस कॉन्फिडेंस का जो कारण है वो वातावरण निर्मित करना, कि हम्म। रात में ये बैलेट पेपर भी गलत तरीके से बीजेपी की मौजूदगी में गिनवाएं, स्ट्रांग रूम खोल जी। ले, और अधिकारी चुप रहे कि चुप रहो, नहीं तो कल तो इन्हीं की सरकार आने वाली है। तो ये वातावरण बनाने के लिए कि एडमिनिस्ट्रेशन का तो साथ कितना जो है। प्रभाव पड़ जाता होगा सर, जैसे स्ट्रांग रूम्स खोले गए और ये खबरें निकल कर के आई कि बैलेट पेपर की छटाई हो रही थी, तो कितना प्रभाव पड़ जाता होगा? देखिए, ये प्रभाव तो अदृश्य ही रहता है ना। जैसे ममता जी। बनर्जी के भाषण से ही हम कुछ बात निकालें तो हाँ। जवाब मिल जाता है आपके प्रश्न का। वो कहती हैं कि स्ट्रांग रूम से जब ईवीएम मतगणना स्थल तक लाया जाए, उस समय ईवीएम के बदलने के चांसेस सबसे ज्यादा है, उस वहां निगरानी पूर्ण करो। जाहिर है ईवीएम ही बदल जाएगा तो पूरा चुनाव ही बदल जाएगा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट वो ममता बनर्जी बोलती हैं कि जब ईवीएम की गिनती हो जाती है, तो उसका जब आंकड़ा कंप्यूटर में डाला जाता है, उस समय अलर्ट रहो, ये गलत आंकड़ा डाल देते हैं। बीजेपी का आंकड़ा टीएमसी में, टीएमसी का आंकड़ा बीजेपी में, वहां बेईमानी कर लेते हैं। तो आप समझिए कि ये बैलेट पेपर तो है नहीं कि दोबारा गिन लीजिएगा, ये तो बिल्कुल। डिजिटल है। एक बार डिजिटाइज हो गया तो फिर आप हो उसका गया। कुछ नहीं कर सकते हैं। हम्म। तो कंप्यूटर डाटा ही अगर गलत फीड हो जाए तब तो बेईमानी हो गई। तो ये दूसरा जगह है जहां बेईमानी होती है। तो ये एक दो जगह तो ममता बनर्जी ने दिखलाया है कि कहाँ ये कैसे बेईमानी लेकिन करती सर है। ईवीएम तो फिर हर जगह पर है ना, हर राज्य में चुनाव ईवीएम से ही होता है, और जहां जो भी हारता है उस राज्य में यही ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया जाता है। ऐसे में बंगाल आपको बाकी राज्यों से अलग कैसे दिख रहा है? देखिए, ये जो बात है इसको समझनी पड़ेगी कि ईवीएम पर हाँ। ठिकरा फोड़ना, ईवीएम हाँ। को ठिकरा फोड़ने का मतलब लोग ये लगाते हैं कि ईवीएम को किसी ने हैक कर लिया, ईवीएम की हाँ। बेईमानी हो गई। तो इसका वहां पर बात आ जाती है कि ईवीएम कितना सेफ है, वहां चली जाती है। राइट राइट। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि चलिए ईवीएम सेफ है, कोई इसको हैक नहीं कर सकता, लेकिन ईवीएम बदल तो सकता है, ईवीएम हम्म। एडमिनिस्ट्रेड तो हो सकता है, उसका हम्म। डाटा तो मैनिपुलेटेड हो सकता है।
भाई नरेंद्र मोदी जी 7 राउंड तक हार रहे थे, उसके बाद में हम लोगों को जानकारी देनी ही बंद कर दी गई, भाई कोई डार्क में है, और अचानक आ गया कि नरेंद्र मोदी जीत गए। तो इस दौरान क्या हुआ, ईवीएम की गिनती कैसे हुई, टेबुलेशन में गड़बड़ी हुई, किस राउंड में क्या हुआ, यही जो है अंधेरा कर दिया जाता है। जब जैसे अंधेरा कर दिया गया, सूचनाएं हम तक आनी बंद हुई, तो हमने तो ऐसी ऐसी घटनाएं भी सुनी है कि जिसको जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया हो, उससे भी वापस लेके छीन करके भाग गए हैं और बदल गया है फैसला। ऐसा भी हमने सुना है, देखा है। तो ये बेईमानी के बहुत सारे स्तर, ये ईवीएम बोल करके हम उसको एक नैतिक विवाद में ले जाते हैं और इधर अनैतिक जो चीजें होती है उसको ढक लेते हैं। ठीक है, ईवीएम नहीं नहीं हैक किया जा सकता, मान लिया भाई, वो हम नहीं कर सकते, लेकिन प्रश्न ये है, ईवीएम प्रज्ञा मिश्रा हैक नहीं कर सकती, हम नहीं कर सकते, कोई और नहीं कर सकता, लेकिन जिसके हाथ में ईवीएम है वो तो कर सकता है। आज तो उसी पर सवाल है। अब वो जमाना नहीं है जो बोले हम हैकथलॉन कर रहे हैं, आप में से कोई भी इसको ईवीएम को छेड़ करके दिखाओ, नहीं कर दिखा सके हम छूने नहीं देंगे, क्योंकि ईवीएम हमारे कंट्रोल में है। अरे तुम्हारे कंट्रोल में है, यही तो सबसे बड़ा खतरा है। पहले ये खतरा नहीं हुआ करता था, हम लोग मानते थे चुनाव आयोग के हाथ में है, इसका मतलब एकदम सुरक्षित है। अब हम लोग इस बात पर जनता विश्वास नहीं कर रही है कि चुनाव आयोग के हाथ में है तो सब कुछ सुरक्षित है। वो तो रात में घुसा दे रही है एक पार्टी को लेके, बैलेट पेपर गिनती करा दे रही है। अब आप पर भरोसा ही नहीं रह गया है, तो अब आपको दिखाना होगा कि देखो हम ईमानदार हैं, हमारी भी निगरानी की जाए, हम ईमानदार हैं कि नहीं। अभी क्या है कि चुनाव आयोग की कोई निगरानी नहीं करता, वो ईमानदार है कि नहीं, उसका फंक्शन सही है कि नहीं। वो सीसीटीवी फुटेज दिखाने की व्यवस्था थी, उसको भी उसने नियम बनवा लिया सरकार से कि ये सीसीटीवी नहीं दिखाएंगे। हम अपनी महिलाओं को दिखाएंगे क्या सीसीटीवी में? सीसीटीवी भी दिखाना बंद कर दो। रखते क्यों सीसीटीवी? चोरी पकड़ोगे, किसकी चोरी पकड़ोगे? तुम तो खुद चोरी कर रहे हो, अपनी चोरी क्या तुम दिखाओगे? तो अपनी तुम्हारी चोरी तुम तुम्हारी सीसीटीवी से देखना चाहेंगे। ये बात जो है, इस बात पर आना अब जरूरी होगा। हम लोग बहुत आंख मूंद के भरोसा कर लिए कि ये संवैधानिक संस्थान है, एकदम स्वतंत्र काम करती है। अब भरोसा नहीं है, जितनी घटनाएं घट गई हैं बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसीलिए क्योंकि ये भरोसा बीजेपी के पास चला गया है, अमित शाह के पास चला गया है, नरेंद्र मोदी के पास चला गया है, जो कहते हैं चुनाव से पहले ही कि हम इतना 100 लेके सीट आएंगे और हम सरकार बनाएंगे और हम शपथ लेंगे, भाई सब कुछ करेंगे। आपकी सरकार जहां है वहां आप रिपीट करिएगा, और जहां अपोजिशन की सरकार है वो हार जाएगी, है ना। ये है पूरा देश, लगता है जैसे कि भाजपा मय हो गया हो। कांग्रेस का क्या देख रहे हैं प्रेजेंटेशन सर? कांग्रेस जिस गति से बढ़ना चाहिए उस गति से नहीं बढ़ पा रही है, तो इसका कारण इस देश की अपोजिशन की जो एक पॉलिटिक्स है, जिसमें कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं और उस कॉम्प्रोमाइजेस में नुकसान होता है। जैसे इंडिया गठबंधन में नेशनल लेवल पर कांग्रेस है, तो तृणमूल कांग्रेस से लड़ाई लड़ने में वो एक तरह का दिखावा होकर रह जाता है। अगर कायदे से कांग्रेस चुनाव लड़ रही होती तो राहुल गांधी अंतिम 2 दिन में थोड़े आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाकर के वहां का आंदोलन देखते हो, वहां का आंदोलन 1 दिन 2 दिन बाद भी देख सकते थे। तो उन्होंने 1 दिन सभा लगाई, तो इसका मतलब है कि वो पूरे जोर से नहीं लड़ रही है। कांग्रेस नहीं चाहती कि हम जोर से लड़े तो बीजेपी आ जाए और तृणमूल हार जाए। ये बिना बोले हुए ये कांग्रेस का एटीट्यूड कांग्रेस के खिलाफ जा रहा है, इसीलिए इसका ग्रोथ धीरे हो रहा है। लोकसभा चुनाव में तो 1 सीट मिल भी गया था कांग्रेस को, विधानसभा में मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी अगर गारंटी नहीं है, हो सकता है मिल जाएगा, इस बार मुझे लग रहा है कि मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि आप लोकसभा से भी खराब तरीके से चुनाव लड़े, यही मतलब होगा। तो इस क्यों लड़े? इसलिए कि कहीं बीजेपी ना आ जाए। तो बीजेपी ना आ जाए इसके लिए कांग्रेस ने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये रणनीतिक भूल है। ये बीजेपी का डर, बीजेपी को नहीं आने देने का ठेका केवल कांग्रेस का नहीं है, जो भी देश के सेकुलर फोर्सेस हैं उन सबको ये ठेका लेना पड़ेगा। केवल कांग्रेस ही ठेका ले तो कांग्रेस नुकसान सह रही है। चलते आपका एग्जिट पोल जल्दी से बता दीजिए, फिर चलते हैं। देखिए, आज स्ट्रॉन्ग रूम की तमाम खबरें आने के बाद क्या कहेंगे? इसके बाद भी जो देखिए, मेरा चैनल का नाम है @प्रेम इंडिया 2026, और ममता बनर्जी ने कहा कि 2026 में 226 उनको आएगा, इसी फिगर से उन्होंने उठाया है।
ये उनका ये है अपना मगर आकलन। मेरा मानना है कि बीजेपी का फिगर जो 77 था उससे इधर बहुत खराब होगा। अगर एक तरफा बीजेपी के खिलाफ जाएगा तो वो तो 50 तक सिमट जाएगी, और अगर अच्छा होगा तो वो 100 तक पहुंच जाएगी, 20 प्लस हो जाएगी या 20 माइनस हो जाएगी, यहां तक होगा। इस बार भी 3 डिजिट का नंबर बीजेपी पार करेगी, इसमें मुझे कोई भरोसा नहीं है। तृणमूल कांग्रेस निश्चित रूप से 200 के आसपास का आंकड़ा रखने जा रही है, 2026 हो या ना हो, लेकिन 200 के आसपास का आंकड़ा वो रखेगी, और इसी में थोड़ा बहुत आगे पीछे होकर के सेट होगा मामला, ये मुझे दिखता है, जिसको कि उलट करके एग्जिट पोलर्स ने बताया है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, और दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। तो फिलहाल के लिए इतना ही। 4 मई को क्या कुछ होगा वो तो पता ही चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और उस दिन हम आप साथ में बैठेंगे और ज़रूर चर्चा करेंगे कि क्या विषय रहे, क्या कारण रहा और क्या कुछ रहा, जनता ने किसको छप्पर-फाड़ वोट दिया है और किसको सरताज बनाया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।